नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। लगता है कि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार सीधे तौर पर अब आर पार के मूड में आ चुकी है। पुराने सीएम भूपेश बघेल और उनके करीबियों के द्वारा किए गए घोटाले और घपलों पर जिस तरह से शिकंजा कसा गया और सरकार बनते ही महादेव सट्टा वाले मामले में भूपेश बघेल सीधे तौर पर आरोपी बनाए गए। 508 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन मनी लेने का उन पर आरोप है। कुछ अन्य मामलों में जैसे जैसे सीबीआई और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों की जांच आगे बढ़ती गई, वहां सबूत मिलते गए। अब सरकार बनने के साल भर बाद ही सही जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उसे देखकर आप यकीन से कह सकते हैं आने वाले दिनों में अपराधियों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई होगी कि जिससे लोगों को यकीन हो जाएगा कि राजनीतिक रसूख कितना भी बड़ा हो, यदि कानून और सिस्टम अपने पे आ जाए तो किसी की खैर नहीं होती। भूपेश बघेल उनकी सरकार के जो पुराने गड़े मुर्दे हैं जिस तरह से एक एक करके उखड़ते जा रहे हैं। सीजीपीएससी के मामले में भी कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। आप यकीन मानकर चलिए यदि सीबीआई जांच नहीं होती तो भूपेश बघेल पर शिकंजा कसता हुआ नजर नहीं आता। यहां आप गौर कीजिएगा, मैं साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लेके बातें कह रहा हूं क्योंकि अब उनके एक बेहद विश्वसनीय, बेहद करीबी ओएसडी के ऊपर शिकंजा कसा है। कैसे कसा है और भूपेश बघेल वहां से कैसे फंसते नजर आ रहे हैं, इसे हम आगे विश्लेषण में समझेंगे। ऐसे ही कुछ पुराने पाप कवर्धा में भी हुए थे। छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी कवर्धा में बाहर से लाकर कुछ मुसलमानों को बसाया गया था। उनके आचरण संदिग्ध थे और सीधे तौर पर इसके आरोप उस समय के कवर्धा के विधायक और भूपेश बघेल के बेहद करीबी मंत्री मोहम्मद अकबर पर लगे थे। आपको याद होगा जब 3 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ में विधानसभा का जनादेश मिला था तो उस जनादेश के 16 दिन बाद पुराने मंत्री मोहम्मद अकबर ने बयान दिया था और एक तरीके से चुनौती दी थी कि एक भी रोहिंग्या मुसलमान है तो उसे पकड़ के दिखाइए। दरअसल मोहम्मद अकबर ने यह बयान तब दिया था जब कवर्धा की जनता ने उन्हें भारी मतों से हरा दिया था और उनके प्रतिद्वंदी विजय शर्मा को न केवल 30,000 से ज्यादा वोटों से विजय दिलाई बल्कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया, गृह मंत्री बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने भारी मुसलमानों को खास तौर से कवर्धा में संरक्षण देने की बात की थी। रोहिंग्या मुसलमानों की चर्चा हालांकि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी। बावजूद इसके मोहम्मद अकबर की उस चुनौती का लगता है कि अब जाकर सरकार जवाब दे रही है। जिस तरह से राजधानी उसके आसपास करीब 2000 से ज्यादा संदिग्धों को पकड़ा गया है और 250 लोगों की बाकायदा गिरफ्तारी हुई है। इसके लिए जो तैयारियां की गई, 50 से ज्यादा पुलिस की टीम बनाई गई जिसमें 350 तेज तर्रार पुलिस के जवान थे और उन्होंने जिस तरह की परेड निकाली और जिस तरह के संदिग्ध आचरण वालों के मोबाइल कॉल डिटेल और दूसरी जानकारियां जुटाई जा रही है, जिस तरह की बारीकी से पड़ताल हो रही है, उस कार्रवाई को देखकर यकीन के साथ कहा जा सकता है कि मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार अपने फॉर्म में आ चुकी है। अवैधानिक रूप से रह रहे लोग और उनके कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होना, शहर में, प्रदेश में अन्य बहुत प्रकार की समस्याएं इनके कारण पैदा होती है। कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है, आम लोगों के लिए भी खतरा है जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, कहां से आए हैं, कौन है, क्या करते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रशासन ने इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया है। जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है वो 14 राज्यों के ऐसे लोग हैं जिनके आचरण संदिग्ध पाए गए। उनके 40 साल के रिकॉर्ड, स्कूली शिक्षा दीक्षा, जमीनी प्रॉपर्टी की जांच भी की जा रही है। रायपुर और उसके आसपास ऐसे 1 लाख से ज्यादा लोग संदिग्ध पाए गए हैं जिसमें 90% के करीब उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार से हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मौजूदा शायद सरकार पुराने वादों पर काम कर रही है तो कुछ पुराने वादे सीजीपीएससी से भी जुड़े हुए हैं जिसे लेकर भूपेश बघेल के पुराने ओएसडी चेतन बोरघरिया की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। राज्य प्रशासनिक सेवा के इस अधिकारी की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने इसके लिए बाकायदा सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा था जिसके बाद राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी रहते चेतन बोरघरिया की सीजीपीएससी में इतनी मनमर्जी चलती थी कि उन्होंने अपनी 2 बहनों को डिप्टी कलेक्टर और वन अधिकारी तक बनवा दिया। इस तरह से वो सरकार के इशारे पर जो नियुक्तियां कर रहे थे सो तो कर ही रहे थे, साथ में अपने परिवार के लोगों के लिए भी किस तरह से फर्जीवाड़ा कर रहे थे उसका खुलासा हो गया है। अब हो सकता है उन डिप्टी कलेक्टर बहनों की भी गिरफ्तारी हो। कई और परतें अभी उतरने वाली है। यहाँ भूपेश बघेल की गिरफ्तारी की आंच
और ज्यादा तेज होना स्वाभाविक है। इससे पहले तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनी की गिरफ्तारी के लिए भी राज्य सरकार की ओर से अनुमति दी गई थी। वर्ष 2021-22 में जब सीजीपीएससी की परीक्षा हो रही थी, उस समय चेतन बोरघरिया भूपेश बघेल के ओएसडी थे। उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि सीजीपीएससी की जो परीक्षा हो रही है उन पर वो सीधे तौर पर हस्तक्षेप करें, भूपेश बघेल की ओर से हस्तक्षेप करें। भूपेश बघेल के ओएसडी थे तो जाहिर तौर पर भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री रहते इसकी पूरी जानकारी होगी। वैसे टामन सिंह सोनवानी भी श्रीमान भूपेश बघेल के 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक सचिव रह चुके हैं, यानी आंख नाक मुंह कान सब कुछ वही थे। छत्तीसगढ़ के प्रतिभाओं का गला घोटने के इस महापाप के लिए टामन सिंह सोनवानी इस वक्त जेल में हैं। अब जब चेतन बोरघरिया की गिरफ्तारी होगी और सीबीआई जब अपने वाले स्टाइल से उनसे पूछताछ करेगी, कड़ियों से कड़ियों को जोड़ा जाएगा, तो वहां से यह भी समझा जाएगा कि सीएम रहते भूपेश बघेल की बेटी दीप्ति बघेल की नियुक्ति सीजीपीएससी के माध्यम से सहायक प्रोफेसर में कैसे हुई, क्या इसके अलावा कुछ और नियुक्तियों में भी भूपेश बघेल का हाथ था। ये तमाम पड़ताल जैसे हो रही है, आम लोगों को लग रहा होगा कि बहुत धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है, सीबीआई कुछ नहीं कर रही है, खाली घोषणाएं हो चुकी थी। ये बातें शुरू में कही जा रही थी, लेकिन अब एक के बाद एक जिस तरह से छापेमारी हो रही है और गिरफ्तारियां हो रही है, कई सफेद पोश चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। उसकी सूची में सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, उनके भतीजे नितेश सोनवानी जिसे कभी उनका बेटा बताया जाता रहा, और साहिल सोनवानी ये भी उनके भतीजे हैं। सुअर बेचने का कारोबार करते थे, अचानक इन्हें डीएसपी बना दिया गया। इस बारे में हमने पिछले वीडियो में कुछ विस्तार से जानकारी दी थी। इसके अलावा पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर यानी उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों की नियुक्तियां करवाई थी। वैसे तो ये शिक्षा विभाग से जुड़े रहे, लेकिन टामन सिंह सोनवानी ने अपने चहेते होने के कारण इन्हें सीजीपीएससी में बुलाया। शिक्षा विभाग की एक महिला अधिकारी के साथ ललित गणवीर के किस तरह के अनुचित संबंध थे और उन अनुचित संबंधों के कारण भी उन्होंने उस महिला अधिकारी की बेटी के लिए भी सीजीपीएससी में रास्ता कैसे खोला, इसकी भी पड़ताल होगी। उद्योगपति श्रवण कुमार गोयल ये भी जेल में हैं, उनके बेटे शशांक गोयल और उनकी बहू भूमिका कटियार भी जेल में हैं। ये सब गिरफ्तार हो चुके हैं। अब बारी चेतन बोरघरिया और उसके बाद हो सके तो भूपेश बघेल पर भी सिकंजा कसा जाएगा। तो कुल मिलाकर इसे कहते हैं पाप का घड़ा फूटना। जब पाप ज्यादा भर जाता है तो छलकते हुए उस घड़े को फूटना ही चाहिए। न केवल भूपेश बघेल के करीबी, बल्कि जिन करीबियों को उन्होंने इस लायक बनाया था कि छत्तीसगढ़ में जो प्रतिभाएं तैयारी कर रही है, अरमान लोग बरसों से पाल रहे थे, युवा वर्ग सोच रहा था किस तरह से छत्तीसगढ़ के प्रशासन का हिस्सा बना जाए, किस तरह से ईमानदारी से सरकारी नौकरी हासिल की जाए। अपनी प्रतिभाओं के दम पर जब छत्तीसगढ़ के युवा सपने सजो रहे थे, तब भूपेश बघेल के कुछ करीबी के करीबी यानी टामन सिंह सोनवानी के साले और उनकी पत्नी वो भी कुछ बड़ा खेला कर रहे थे। जब सब तरफ अंधेरगर्दी हो तब हालात ऐसे ही होते हैं। कुछ लोगों को लगता है सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। टामन सिंह सोनवानी के सीजीपीएससी चेयरमैन रहते, उनके साले ने भी एक बड़ा खेला कर दिया, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। राजेंद्र नगर निवासी यह आरोपी देवेंद्र जोशी और उनकी पत्नी झगिता जोशी। देवेंद्र जोशी टामन सिंह सोनवानी के साले हैं और ये साले और उनकी पत्नी ने छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को टामन सिंह सोनवानी का अपना करीबी बताते हुए फर्जी नियुक्ति पत्र प्रमाण देकर बहुत बड़ी रकम ऐंठी है। यह मामला रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जिनके विरुद्ध 29 जनवरी को अंजना गहिरवार ने आरोप लगाया था, थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया फरवरी 2021 में देवेंद्र जोशी और झगिता जोशी की बातों में आकर, उनके प्रलोभन में आकर उनकी ठगी का शिकार हुई। शिकायतकर्ता ने बताया कि ये दोनों ही जोशी दंपति दावा कर रहे थे कि उनके जीजा टामन सिंह सोनवानी सीजीपीएससी के चेयरमैन हैं, सेटिंग करके नौकरी लगवा देंगे। अभी फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलने वाली है, इसके लिए 25 लाख रुपए देने होंगे। तो इसके बाद जोशी दंपति प्रार्थिया से 25 लाख रुपए रिश्वत के रूप में ले लिए, लेकिन फूड इंस्पेक्टर की नौकरी
प्रार्थिया की नहीं लगी। उसके बाद कुछ और जानकारियां सामने आई कि आरोपी देवेंद्र जोशी द्वारा गजेंद्र लहरे, कुणाल देव, भुवनेश्वर सोनवानी से भी 25-25 लाख रुपए लेकर उन्हें नौकरियां नहीं लगवाई। अब पड़ताल इस बात की हो रही है कि इन 25-25 लाख में टामन सिंह सोनवानी को कितना मिला और भूपेश बघेल के करीबियों को कितना मिला, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से उस वक्त की भूपेश बघेल सरकार से जुड़ा है। जाहिर तौर पर इस पर राजनीति तो होगी ही, राजनीतिक बयानबाजी भी होगी। जो सबूत मिल रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह से उस समय सिस्टम की पूरी दाल ही काली थी। ऐसी ही काली दाल सीबीआई की पड़ताल की रोशनी में साफ तौर पर नजर आ रही है। यह सब कुछ चुपचाप चल रहा था 2019 से, लेकिन ऐन विधानसभा चुनाव के पहले मई 2023 में यदि ये भांडा नहीं फूटता तो हो सकता है कि सीजीपीएससी के मामले में बात आई गई हो जाती। वैसे ही जैसे कई अन्य घोटाले चुपचाप होते रहे, लेकिन जब अति होती है तब जागरूक जनता भी आवाज उठाती है। सोशल मीडिया के दौर में कुछ नहीं छुपता, सबूत के साथ लोग न्याय मांगते हैं और शासन और सिस्टम भी यदि ऐसे बेईमान लोगों को बचाना चाहे तो नहीं बचा सकता। यदि सरकार विरोधी दल की हो तो जाहिर तौर पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई के आरोप लगते हैं। ऐसे आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता भी अच्छी तरह से समझती है अब बेईमानी, घोटालेबाजी और भ्रष्टाचार करने वाले लोग कितने भी रसूखदार हो, कितने भी बड़े के सफेद पोश हो, बचने नहीं पाएंगे, क्योंकि अब हालात बदले हुए हैं। न केवल देश का राजनीतिक सिस्टम बदला हुआ है, जनता भी पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी है। शायद ऐसे ही हालातों के कारण पूरे देश भर में कांग्रेस की स्थिति इतनी कमजोर होती जा रही है। अनेक राज्यों से चुनाव हारने के बाद अब छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी भी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को अनेक सीटों पर साफ तौर पर वॉकओवर मिलते जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कांग्रेस के लिए कुछ नहीं हो सकती। कांग्रेस की ओर से इस बारे में कोई सफाई भी नहीं आ रही है। दरअसल नगरीय निकाय के चुनाव छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी की वोटिंग और 15 फरवरी की मतगणना के साथ संपन्न होंगे। मौजूदा समय में जैसे ही नामांकन की जांच हुई तो कांग्रेस के कई प्रत्याशियों ने भाजपा के पक्ष में अपना नाम वापस ले लिया। भिलाई में तो और बड़ा खेला हो गया, जहां भाजपा प्रत्याशी चंदन यादव के समर्थन में कांग्रेस के मनोज सिन्हा ने नाम तो वापस लिया ही, उल्टे कांग्रेस छोड़कर भाजपा प्रवेश ले लिया। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। उस क्षेत्र पे मनोज सिन्हा जो मेरे बाजू में अभी बीजेपी के गमछा पहने हैं, एक कांग्रेस से प्रत्याशी थे 10 मिनट पहले तक, लेकिन इन्होंने ये कहा कि मैं जिस वार्ड में भी जाता हूँ, जिस भी घर में मैं जाता हूँ, उस घर में जहाँ भी मैं वोट मांगने जा रहा हूँ कांग्रेस के पक्ष में, तो लोग यही कहते हैं कि भाई हम तो कमल को देंगे, क्योंकि यहाँ का विधायक बहुत अच्छा काम करता है, यहाँ का संगठन बड़ा अच्छा काम करता है, तो हम तो सिर्फ कमल को वोट देंगे। तो इसने निर्णय किया, मेरे पास स्वतः चल के वो आए मेरे पास और जिला अध्यक्ष जी पुरुषोत्तम देवांगन जी के पास कि भाई मुझे आप लोग भाजपा प्रवेश करा दीजिए। कुछ ऐसा ही चुनावी चमत्कार रायगढ़ में भी हो गया, जहां कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों ने भाजपा के पक्ष में अपना नाम वापस ले लिया और भाजपा के दोनों ही पार्षद प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए। दरअसल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी वैचारिक हार है। दुर्ग के वार्ड नंबर 21 से कांग्रेस की प्रत्याशी मीरा सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया। यहां से भारतीय जनता पार्टी की विद्यावती सिंह निर्विरोध निर्वाचित हो गई। इसी तरह बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 13 के बीजेपी पार्षद प्रत्याशी रमेश पटेल का निर्विरोध चुना जाना तय है, क्योंकि यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी श्याम पटेल ने अपना जातीय प्रमाण पत्र जानबूझकर जमा नहीं किया। इससे उनका नामांकन ही निरस्त हो गया। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि धमतरी नगर निगम के कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी ने सब जानते बूझते हुए भी कि वो उसी नगर निगम के ठेकेदार हैं और उनके साथ नगर निगम का जो अनुबंध है वो अभी भी 2025 के मध्य तक जारी रहेगा। यानी वो नगर निगम से लाभ अर्जित कर रहे हैं, आर्थिक मामलों में लेन देन कर रहे हैं। अनुबंध कायम होने के बावजूद उस अनुबंध को जानबूझकर छिपाकर जैसे ही नामांकन भरा, जबकि वो जानते थे ऐसा करने से उनका नामांकन रद्द होगा। आखिरकार वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी के रामू रोहरा के सामने कांग्रेस के उस अधिकृत प्रत्याशी के हटने के कारण कांग्रेस को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। वो अलग बात है कि कांग्रेस ने एक अन्य उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। कुछ ऐसे हालात कोरबा जिले से भी हैं, जहां कटघोरा नगर पालिका निगम के 2 वार्ड में बीजेपी पार्षदों का निर्विरोध चुना जाना तय है।
है क्योंकि भाजपा के पक्ष में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यह सहयोग सिर्फ कांग्रेस के साथ क्यों हो रहा है और भाजपा के पक्ष में क्यों हो रहा है। दरअसल राजनीति को समझने वाले ऐसी राजनीति को खूब समझ रहे हैं कि आखिर क्यों हो रहा है इतना बड़ा खेला जो कांग्रेस में हो रहा है, या छत्तीसगढ़ कांग्रेस को जवाब देते नहीं सूझ रहा है। दरअसल ये बदले हुए हालात हैं न केवल राजनीति में बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों के बीच, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों के बीच अब लग रहा है कि देश बदल रहा है। हमें अपनी मिट्टी की तरफ लौटना चाहिए, अपनी उस विचारधारा की तरफ लौटना चाहिए। कहीं ना कहीं निज स्वार्थ के लिए और कहीं ना कहीं भय और डर के माहौल के लिए कुछ लोगों ने तलवार से डर कर सलवार पहन ली थी। आज ऐसे ही कुछ लोग आज नाम बदलने को मजबूर हैं। बदले हुए हालात की एक बदली हुई तस्वीर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आपको देखनी और समझनी चाहिए, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग अपने नाम के पीछे पुराने सरनेम लगा रहे हैं। दुबे, तिवारी, ठाकुर सरनेम जोड़ना शुरू कर चुके हैं। उनका दावा है कि उनके पूर्वज पहले हिंदू थे। इसकी जानकारी उन्हें होने के बाद उन्होंने अपने पूर्वजों का टाइटल लगाना शुरू कर दिया। जौनपुर के केराका तहसील के डेहरी गांव में जहां करीब 35 मुस्लिम परिवार रहते हैं, इस गांव के रहने वाले नौशाद अहमद ने शादी के निमंत्रण कार्ड में अपने नाम के आगे दुबे लिखकर सबको हैरान कर दिया। नौशाद अहमद, जो अब नौशाद अहमद दुबे बन चुके हैं, उनका कहना है कि 7 पीढ़ी पहले उनके पूर्वज हिंदू थे, जिसका उन्हें गर्व है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण है इस गांव के, जैसे इजरार अब्दुल्ला दुबे, इरशाद पांडे, ठाकुर गुरफान समेत अनेक ऐसे कई लोग हैं जो अब अपना नाम बदल रहे हैं। इनके नाम के आगे दुबे, पांडे, ठाकुर जैसे टाइटल लग रहे हैं। यानी बदले हुए हालात में बदली हुई जो तस्वीरें नजर आ रही है, लोग अब अपनी संस्कृति पर गर्व करने लगे हैं। इंडोनेशिया से जो लोग गए थे वहां मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिए, लेकिन वो भारतीय रीति नीति सभ्यता से आज भी खुद को जुड़ा हुआ पाकर गर्व महसूस करते हैं। वहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें सम्मान के साथ लगाई जाती है, उनका पूजन भी होता है और सम्मान भी होता है। बदले हुए हालात की ऐसी बदली हुई तस्वीर के लिए यदि कोई एक बहुत बड़ा कारण जिम्मेदार है तो है मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति। हमारा मानना है कि देश को बदलने के लिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।